नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। केबीएस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है, तो उसी क्रम में आज हम लेके आए हैं केबीएस के लिए इंग्लिश पार्ट फर्स्ट में इडियम और फ्रेजेज। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में आपको जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में कंप्रेहेंशन, वर्ड पावर और ग्रामर पोर्शन दिया गया है। तो कंप्रेहेंशन तो आप जानते हैं, पैसेज का जो फॉर्म होता है वो कंप्रेहेंशन के रूप में है, लेकिन वर्ड पावर में आपकी अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो वर्ड पावर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, किस प्रकार की चीज़ें आएंगी वो आप देखिए। वर्ड पावर में पहली चीज़ आएगी सिनोनिम्स, दूसरी चीज़ आएगी एंटोनिम्स, तीसरी चीज़ आ सकती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चौथी चीज़ आएगी इडियम एंड फ्रेजेज, और पांचवी चीज़ क्या होगी, करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। तो उन 5 पार्टों में से हम आपके सामने लेके आए हैं इडियम्स और फ्रेजेज, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे इडियम और फ्रेजेज याद करने के तरीके भी बताए जाएंगे, तो कृपया आप ध्यान से हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो पहला इडियम स्टार्ट करते हैं इडियम और फ्रेजेज में। पहला आपका इडियम फ्रेज है इन ए ट्राइस। इन ए ट्राइस का मतलब होता है बिना रुकावट के, और इसकी मीनिंग अगर देखेंगे तो मीनिंग होती है विदाउट काजिंग एनी डिलेज, यानी बिना किसी रीजन के क्या होना, रुकावट आना, कार्य में रुकावट आना। ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका है इन ए टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर का मतलब होता है कठिन स्थिति में होना। अब टाइट कॉर्नर का मतलब है एक ऐसा किनारा, गलियारा जिसमें जाना कठिन हो। ठीक है, तो वहाँ पर कठिनाई का अनुभव होगा, इसीलिए लिखा है इन ए टाइट कॉर्नर को कठिन स्थिति में होना। और अगर इसकी मीनिंग इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो अगर आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगी चीज़ें। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे आता है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। अब भैया आप पानी की गहराई में चले जाएंगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी आप कैसे होंगे, मुश्किल में होंगे। और इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है इन ए डिफ़िकल्टी इज ए प्रॉब्लम। या तो डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं या प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ठीक है। इन ए नट सेल, इन ए नट सेल आपका इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेज है। तो इन ए नट सेल का मतलब होता है बहुत संक्षेप में बताना, या इसको हम कह सकते हैं टू स्टेट समथिंग वेरी कॉन्शियसली। ठीक है। तो बहुत संक्षेप में बताने को हम कहते हैं नट सेल। नट सेल का मतलब होता है बहुत संक्षेप में बताना। इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा होता है, यानी आपको अंधेरे में रखा जाए तो अंधेरे का मतलब है आपको क्या दिया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। तो इन द डार्क धोखे में रखना, इसकी मीनिंग हम बोल सकते हैं अनइन्फॉर्म्ड अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस। तो ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब है योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करना। कोल्ड ब्लड अगर मीनिंग पर जाएं तो इन ए प्लेन्ड वे विदाउट पिटी और अदर इमोशन। ठीक है। इन ए प्लान्ड वे यानी एक योजनाबद्ध तरीके से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, विदाउट इमोशन, इमोशन को ध्यान में रखे बिना हम क्या करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन ए कोल्ड ब्लड। ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पैराग्राफ में। वहाँ पर देखते हैं कि इडियम फ्रेजेज क्या हैं। तो 7वां नंबर आप देखेंगे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक मतलब अचानक, आप जानते हैं आई आपकी क्या करने लगती है, ब्लिंक करने लगती है। तो ब्लिंक का मतलब है अचानक करना, एक क्षण में। तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब है एक क्षण में, और मीनिंग होगी इन एन इंस्टेंट। तो मीनिंग कई भी चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए केवल अगर आप हिंदी मीनिंग भी याद कर ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में टिक लगाने में ईजी पड़ेगा। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग एसएससी में पूछा जाता है, केबीसी में पूछा जाता है। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कागज़ पर लिखना। अब आप जानते हैं कागज़ कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, तो वाइट कलर पर ब्लैक पेन से लिखा जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कागज़ पर लिखित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, इन ब्लैक एंड वाइट। या मीनिंग बोल सकते हैं फॉर्मली ऑन पेपर ऑन एंड इन राइटिंग।
ऑन पेपर राइटिंग जो करना, या फॉर्मली हम कह सकते हैं को मीनिंग होगी इडियम्स एंड फ्रेजेज की। नौवां इडियम फ्रेज देखेंगे, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स, अच्छी बुक का मतलब है किसी की सहमति में, ठीक है, किसी के प्रभाव में होना। तो अगर अच्छी बुक पढ़ेंगे तो अच्छी बातें आएंगी, यानी आप उस बुक को सहमति देंगे, अच्छी बातों को सहमति देंगे। तो इन द गुड बुक्स का मतलब होता है किसी की सहमति में। बी इन समबडीज फेवर आर गुड ओपिनियन, किसी की गुड ओपिनियन में सहमति देना, ठीक है। 10वां आप देखेंगे, जंप द गन, बिना सोचे समझे जल्दी से एक्शन लेना। जंप द गन, कूद कर गन पकड़ना, मतलब कूदने का मतलब है सोच विचार कुछ नहीं होता उसमें, तुरंत गन ही चलाई जाती है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे जल्दी में एक्शन लेना क्या कहलाता है, जंप द गन। या इंग्लिश में वर्ड मिल सकता है डू समथिंग टू अर्ली स्पेशली विदाउट दिस, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऑल ट्रेड्स का मतलब है हर सेक्टर, ट्रेड्स का मतलब है सेक्टर। बिजनेस में अलग अलग सेक्टर होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, क्लॉथ सेक्टर होता है, या हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हर फील्ड में निपुण होना। तो somebody who has many skills or who is versatile in every field, that is known as jack of all trades। यानी who is versatile in every field, तो उसको बोलते हैं jack of all trades। आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्या, कि जंप टू द कंक्लूजन। अब जंप टू द कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष पर पहुंचना, आपको ये आसानी से समझ में आ रहा है। फॉर्म एन ओपिनियन आर जजमेंट हैस्टली, यानी आप न्याय करते समय क्या करते हैं, निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। तो ये भी आप अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, जैम ऑन द ब्रेक्स, यानी ब्रेक फेल होगा, जैम गिरेगा, यानी अचानक और जोर से ब्रेक दबा देना क्या कहलाता है, जैक ऑन द ब्रेक्स। इसका हिंदी मीनिंग है अचानक और जोर से ब्रेक दबा देना। अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होगी, टू प्रेस द ब्रेक्स सडनली एंड इन ए हार्ड वे। अगला 4th नंबर है, जॉन हैंकॉक। हैंकॉक किसी आदमी का नाम समझेंगे तो जॉन हैंकॉक, जॉन किसी आदमी का नाम है, तो जॉन हैंकॉक का मतलब है किसी आदमी के हस्ताक्षर या अ पर्सन सिग्नेचर। इतनी बात समझ में आ गई। अगली चलते हैं स्लाइड पर, देखते हैं जंप द लाइट। जंप द लाइट, आप जानते हैं अगर रोड पे चलते रहते हैं बड़े बड़े शहरों में तो सिग्नल्स लगे होते हैं, यानी जंप द लाइट सिग्नल को तोड़ना। तो आप सीधे बता सकते हैं जंप द लाइट सिग्नल को तोड़ना। पास ट्रैफिक लाइट व्हेन दे आर रेड, ठीक है। 16 नंबर क्या देखते हैं क्या है, जस्टिस इज ब्लाइंड। जस्टिस इज ब्लाइंड, अंधा कानून आपने देखा होगा पिक्चर का नाम, अमिताभ बच्चन की। तो जस्टिस इज ब्लाइंड का मतलब है कानून कैसा होता है, अंधा होता है। तो उसे सीधे हम कह सकते हैं क्या है, कि अंधा कानून है, ठीक है। अगला नंबर पढ़ते हैं, जंगल समवन नर्वस। नर्वस का मतलब आप जानते हैं हतोत्साहित कर देना, किसी को नर्वस कर देना। तो इसका मीनिंग होता है किसी को हतोत्साहित करना, नर्वस करना। एनीवन, समवन आर मेक देम नर्वस, कोई व्यक्ति किसी को नर्वस कर दे, हतोत्साहित कर दे, ठीक है। तो ये अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेजेज हैं और उनको हम आसानी से पढ़ते हैं। पहला है मैन ऑफ स्ट्रा। स्ट्रा आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरी समझ लीजिए। स्ट्रॉबेरी के कैसी होती है, आराम से खाते हैं, मुलायम होती है, कट जाती है, यानी कमज़ोर है। तो हम ये कह सकते हैं मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है एक कमज़ोर आदमी, क्या है, अ वीक पर्सन। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स का मतलब है किसी वर्ड को मार्क करने का मतलब उसको ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो इसका मतलब है मार्क माई वर्ड्स का मतलब है मेरी बात को सुनो, लिसन टू मी। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आसानी से आएंगे। मेक आइज एट, ठीक है। मेक आइज एट, कहीं पर आप खड़े हैं, कोई सामने दिख गया, आप उससे आंख मिलाने लगे, तो मेक आइज एट का मतलब है किसी के साथ इश्क करने के लिए, यानी टू फ्लर्ट विथ समवन, किसी के साथ फ्लर्ट करना। टू लुक एट समवन टू ट्राई एंड अट्रैक्ट हिम और हर। मीट वंस डेथ,
मीट्स वन डेथ का मतलब है मर जाना। मीट मतलब डेथ होने से पहले एक बार मिले हैं, उसके बाद मर गया है, तो मीट वंस डेथ का मतलब होता है मर जाना या टू डाई। अगला हम समझेंगे तो अगला होता है मिंटिंग इट। मिंट आप जानते हैं बहुत तेज़ी से महकने लगता है, तो हम ये कह सकते हैं बहुत तेज़ी से अगर पैसा कमा लिया जाए तो उसी को बोला जाता है मिंटिंग इट, यानी अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी क्विकली, दैट इज कॉल्ड मिंटिंग इट। अगला बात करेंगे तो मिस द बोट। मिस द बोट, बोट का मतलब है किसी अवसर का लाभ उठाने में विफल। भैया आपको कहीं टहलने जाना है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर के डल झील में हैं आप, तो बोट आपको दिखी, लेकिन बोट तक पहुंचने से पहले ही बोट जा चुकी थी, मतलब आपने क्या किया, अपना अवसर खो दिया। तो मिस द बोट का मतलब होता है किसी अवसर का लाभ उठाने में क्या होना, विफल होना। यानी हम कह सकते हैं टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सारे टर्म आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे ये इडियम फ्रेज हमारे लिए बेहद ही आसान हो गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में चलते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो 5वां नंबर हम देखते हैं। अगला जो इडियम फ्रेज है वो है मेक ए कम बैक। मेक ए कम बैक का मतलब है वापस से पहले की तरह सफलता पाना। कम बैक यानी पुनः आना और सफलता पाना। तो मेक कम बैक का मतलब होता है वापस से पहले की तरह क्या करना, सफलता पाना। ठीक है। मीनिंग है टू रिटर्न टू वंस ओन फार्मर कैरियर और सिचुएशन। अगला है मेक ए डिफरेंस, किसी स्थिति में क्या करना, बदलाव करना। टू काज ए चेंज इन सिचुएशन, मेक अ डिफरेंस यानी डिफरेंस का मतलब है अंतर करना, किसी स्थिति में बदलाव करना। अगला इडियम फ्रेज पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये इडियम फ्रेजेस चल रहे हैं और इसका मीनिंग क्या है। मेक ए फूल आउट ऑफ, किसी को मूर्ख की तरह दिखा देना। मेक ए फूल आउट ऑफ, मेक मतलब बनाना, फूल बनाना, यानी किसी को मूर्ख की तरह दिखा देना। टू मेक समवन लुक फुलिश, मेक ए फुस, फुस का मतलब है चिंता करना। मेक ए फुस किसी की चिंता करना, मीनिंग टू वरी अबाउट। टू वरी अबाउट या चिंता करना, मेक ए फुस, फुस यानी फुस हो गया। आप पटाखे जला रहे हैं, फुस हो गया तो आपको चिंता होगी, तो हम ये कह सकते हैं मेक ए फुस का मतलब है किसी की चिंता करना या टू वरी अबाउट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम फ्रेज में मेक आई जेट। तो एक बार मेक आई जेट आपका हो गया है किसी के साथ इश्क करने के लिए, या टू फ्लर्ट विथ समवन। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इसको ध्यान से आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो कृपया इन चीज़ों को रिलेट करके याद किया जाता है। तो एक दिन में अगर हम 100 इडियम फ्रेजेस लर्न करना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि हम आसानी से उन चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं। आगे की स्लाइड में जितने भी इडियम फ्रेजेस लिखे गए हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला आप देखेंगे एचेल्स हील। एचेल्स हील का मतलब समझेंगे तो होता है कमज़ोर पक्ष, या कहेंगे वीकनेस। एचएलसी हील से डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या है, वीकनेस। सेकंड हम देखते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। फ्यूल टू फायर, फ्यूल डालना, अगर आग जल रही फ्यूल डालना मतलब आग में घी डालना। टू मेक ए मैटर वर्स, यानी किसी भी मैटर को और अधिक खराब करना। हम कह सकते हैं वो क्या है, आग में घी डालने के समान है। अगला हम पढ़ेंगे थर्ड। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर का जॉब का मतलब आर्म जिस पे रहती है, आराम से लेट कर सोते ही हैं। इसका मतलब है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। तो आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी को हम कह सकते हैं एन आर्म चेयर जॉब। फोर्थ नंबर हम देखते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड आप देखते हैं पीसते हैं ना, कुछ खाने के लिए पीसते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। इसीलिए ये कह सकते हैं कि एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। पांचवा हम देखेंगे एन आयरन विल। आयरन विल, लोहा आप देखें, लोहे पर आप चाहे आसानी से जितने बार हाथ से हथौड़ा चलाएं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी दृढ़ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो हम ये कह सकते हैं आयरन विल का मतलब होता है क्या, दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति। इतनी बात समझ में आ गई भैया आपको।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला है एन ओल्ड फ्लेम। तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। ओल्ड फ्लेम पहले कभी हो चुका था, पहले फ्लेम जल चुकी थी, तो इसका मतलब है एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है क्या? पुराना प्यार। क्या होता है भैया? पुराना प्यार। अब देखेंगे सातवां, सातवें में देखेंगे एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर। ठीक है, एक पुराना हेड आपके कंधे पर है। कंधे का मतलब होता है अधिक समझदार होना, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। क्या कहलाता है? एन ओल्ड हेड ऑन योर यंग शोल्डर्स, यानी एक एक्सपीरियंस पर्सन होना। सीधे सीधे ये समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब है शांति निकेतन, शांति स्थापित करना, पीस रिक्वेस्ट करना। ठीक है, बिल्कुल शांति से रिक्वेस्ट करना, वो क्या कहलाता है? एन ओलिव ब्रांच। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है झगड़े का कारण, यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट को क्या बोल सकते हैं? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़े का कारण। ठीक है, एक दो लोग खा रहे हैं, बीच में एक ही एप्पल हो, तो कोई कहेगा पहले मैं छीनूंगा, दूसरा कह रहा है मैं छीनूंगा, तो ये क्या हुआ? झगड़े का कारण बना। अगला है एप्पल ऑफ वन आइज। तो इसका मीनिंग अगर समझें तो एप्पल ऑफ वन आइज का मतलब होता है दुलारा या प्यारा, वेरी लवेबल या डिगरेस्ट वन। उसको क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वन साइज, आँखों को बहुत प्यारा लगना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे आगे की स्लाइड में कि आगे की स्लाइड में हमारे अदर जो इडियम फ्रेजेज हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगला जो फ्रेज है, अगला फ्रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। पहला अगला फ्रेम है कि एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल को अगर हम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में रख दें तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक हालत में होना, नीट एंड टिडी कंडीशन, आ गुड कंडीशन, तो उसको कहेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। उसको हम क्या कहेंगे? एप्पल पाई ऑर्डर। अब अगला पढ़ेंगे एट ए लॉस। लॉस का मतलब है निर्णय न ले पाना, एट ए लास्ट टाइम में क्या करना? लॉस कर जाना, यानी निर्णय न ले पाना। टू बी अनेबल टू डिसाइड, क्या कह सकते हैं? टू बी अनेबल टू डिसाइड। अगला पढ़ेंगे एट ए पिंच। पिंच का मतलब होता है समस्या में होना। पिंच का मतलब है समस्या में होना। पिंच, कोई पिंच कर दे तो आपको पेन होने लगती, समस्या होने लगती है, तो हम कह सकते हैं एट ए पिंच का मतलब होता है समस्या में होना या इन ए ट्रूवल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगला देखेंगे एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब है आर्म्स लेंथ, आप जानते हैं आर्म्स लेंथ, भाई आपके शरीर से आर्म जो है काफ़ी दूर पे होगा, तो हम ये कह सकते हैं किसी को दूर रखना या अवॉइड करना क्या कहलाता है? आर्म्स लेंथ बोला जाता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे एट ड्रैगर ड्रॉन। ड्रैगर ड्रॉन का मतलब है डेंजर्स, पूरी तरह से डेंजर्स होना, कट्टर दुश्मनी होना। डैगर ड्रॉन का मतलब है कट्टर दुश्मनी होना, यानी आई हैव बेटर एनमिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला पढ़ेंगे इन एज। इन एज का मतलब होता है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। एट ईज, ईज चिंता रहित। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं अगला। 17 में आपका देखा जा रहा है कि आपका जो इडियम फ्रेज है वो है एट वंस फिंगर एंड्स, यानी पूर्ण जानकारी होना। एट वंस फिंगर एंड्स का मतलब है एक ही फिंगर पर पूरा ज्ञान आ जाना। ठीक है, तो उसको कहेंगे पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। आगे की ओर पढ़ेंगे तो आगे की ओर नेक्स्ट आपका स्लाइड है एट वंस विट्स एंड। एट वंस बिट्स एंड का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, यानी हम कह सकते हैं कि एट वंस ओन्स विट्स एंड का मतलब होता है चकित हो जाना। ठीक है, 19 नंबर पर देखेंगे एट 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब है कोई 6 है 7 है, तो आप देखते हैं 6 और 7 व्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अस्त व्यस्त होना है उसको हम क्या कहेंगे? एट 6 एंड 7। ठीक है, अगला अगर चलें, अगला ध्यान दें तो 20 नंबर पे है एट स्टेक। ठीक है, स्टेक यानी दांव पर लगा हुआ। एट रिस्क एंड इनसिक्योर। स्टेक का मतलब है
कोई भी स्टेक आ जाए, बीच में रिस्क हो जाए, तो एट स्टेक का मतलब होता है दांव पर, एट रिस्क एंड इन सिक्वेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे में बेहतरीन तरीके से आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आगे की ओर हम चलते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं कि हमारा जो अगला इडियम फ्रेज है वो क्या है। पहला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बैड ब्लड, खून गंदा होना। ठीक है, बैड ब्लड। ब्लैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता होना। गंदा खून है तो क्या करेगा वो, शत्रु ही बना रहेगा। इनमिटी बिटर रिलेशन। अगला है बैग एंड बैगेज। तो आप देखेंगे बैग एंड बैगेज का मतलब होता है जो आपके सामान है, बैग होगा उसके साथ जो जो सामान होंगे, यानी पूरी बोरी बोरिया बिस्तर समेत। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरी बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। इतनी बात तैयार हो गई होगी। अब आगे की ओर देखते हैं। बेकर्स डजन। बेकर्स डजन, डजन का मतलब होता है एक डजन में अगर बोला जाए कितने आर्टिकल होते हैं, 12 आर्टिकल होते हैं। बेकर्स डजन है, एक बेकर्स भी है, 13 हो गए, यानी संख्या में 13 होना, 13 इन नंबर। अगला 24 अगर देखें, 24 क्या है, 24 है बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब है धनी परिवार में पैदा होना। बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, सिल्वर का स्पून है जिसके कारण, भाई धनी होगा तभी तो सिल्वर स्पून से खाएगा वो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब है धनी परिवार में पैदा होना, या टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली स्पून इन वंस माउथ। इतनी बात तैयार हो गई होगी। अगला हम देखते हैं 25 नंबर पे क्या है, बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट का मतलब है सारी जिम्मेदारी का भार होना। ड्राइव करते हैं तो ड्राइव आप देखते हैं, कोई बस है तो बस पे सवारियां तो बैठी रहती हैं, लेकिन ड्राइवर तो एक ही होता है। अगर वो चलाना बंद कर दे या सो जाए तो सारे मारे जाएंगे, यानी उस जिम्मेदारी किसकी होगी, ड्राइवर की होगी। तो बी इन ड्राइवर सीट का मतलब है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। अगला है बियर ऑफ बर्नट ऑफ। बर्नट ऑफ का मतलब है परिणाम भुगतना। परिणाम भुगतना, बियर जल गया है, भालू जल गया मान लो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, बियर भालू जल गया तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा किसी न किसी को। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना। अगला है बीट अबाउट द बस। इसका मतलब होता है कि घुमा फिरा कर बातें करना। बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, या टू टॉक इन द राउंड अबाउट माइनस सरकम लोकेशन। ठीक है, इतनी बात याद हो गई होगी। आगे देखते हैं अगला क्या है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना। ब्लैक एंड ब्लू, बीट करना, पीटना, ब्लू डंडे से या ब्लैक डंडे से पीटना क्या कहलाएगा, अत्यधिक पिटाई होना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे की ओर चलते हैं, बीट हॉलो। हॉलो आप जानते हैं, हॉलो में क्या होता है, पूरी तरह से खाली खाली रहता है। बीट हॉलो, बीट का मतलब होता है हारना, यानी हालो, अब खाली स्थान पे किसी को मारोगे तो हारे होने के समान ही होगा, यानी काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से क्या होना, पराजित होना। तो उसी को कहते हैं बीट हालो, काफ़ी आसानी से बुरी तरह से पराजित होना। बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। बेक एंड कॉल मतलब किसी को बुलाया जाए तो क्या करेगा, आज्ञा मानेगा। तो बेक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा में रहना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पर आपका ये वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो में क्या है, बेड ऑफ रोजेज। भैया अगर बिस्तर पे पूरे गुलाब बिछा दिए, महकने लगेगा, आप आनंद के साथ उस पर सोएंगे, तो ये कह सकते हैं कि आनंद से भरपूर। तो बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है आनंद से भरपूर। तो बेड ऑफ रोजेज का क्या मतलब होगा, आनंद से भरपूर। इतनी बात समझ में आ गई भैया। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे की ओर चलते हैं, और आगे की ओर हम देखते हैं कि बेड ऑफ थ्रोन्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स का मतलब होता है या दुख। ठीक है, तो यानी दुख से अगर भरपूर हैं तो उसको बोलेंगे बेड ऑफ थ्रोन्स। क्या बोलेंगे, बेड ऑफ थ्रोन्स, यानी दुख से भरपूर। अगला है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर कोई भी भिखारी है, वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है, एक्सप्लेन करता है, तो आप जानते हैं छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, अवर्णीय वर्णीय होता है, जो एक्सप्लेन करता है
वो वेरी लार्ज अमाउंट में कोई बात को एक्सप्लेन करता है, यानी ये कह सकते हैं पर्सन विथ नो रिसोर्सेस। अगला है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब है अगर कैट को घंटी बजा के बुलाया जाए तो क्या है, खतरनाक ही होता है, यानी अगर कैट को बुलाया जाए तो खतरनाक ही होता है, यानी जोखिम उठाने का क्या मतलब होता है, बेल द कैट। क्या होता है भैया, बेल द कैट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपका ये इडियम फ्रेज खत्म हो गया और इसमें से कम आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम रूप से फंसेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विराम देते हैं और अगली जो स्लाइड होगी आप जानते हैं KVS पेडोलॉजी के लिए होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करना